न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को लाए जाने से पहले भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, जैसा कि हमने बताया है आपको, कि बहुत अच्छी नहीं थी और खासकर इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस था वो बहुत कम हो गया था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम हो गया था। बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री थे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री थे, उसमें से कई ऐसे उद्योग थे जो सिक इंडस्ट्रीज के रूप में जाने जा रहे थे। तो यहाँ पर हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि सिक इंडस्ट्री क्या थी और उसके क्या कारण थे और क्या क्या ऐसे एक्ट वगैरह बनाए गए जो सिक इंडस्ट्री से संबंधित थे। वर्तमान में ये जो सिक इंडस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अब बदल गया है। वो कंपनी एक्ट 2013 में उसके बहुत सारे प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। लेकिन जब 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर हम लोग बात कर रहे थे तो कई बार इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो छूट दे दी गई थी, परमिट राज, लाइसेंस राज जो समाप्त किया गया था, तो उन सब के पीछे जो कारण छुपे हुए थे उसमें एक कारण सिक इंडस्ट्रीज का भी था कि बहुत सारे उद्योग सिक इंडस्ट्री के रूप में परिवर्तित हो गए थे। जो घाटा हो रहा था, सरकार के बजट पर वो भार बनता जा रहा था। इवन कई पब्लिक सेक्टर जो थे जिनको सफेद हाथी कहा जाने लगा था, क्योंकि उसका प्रॉफिट देने के बजाय सरकार को वो जो है सरकार के बजट में से उसे मदद करनी पड़ रही थी। तो इसीलिए सफेद हाथी के रूप में कई पब्लिक सेक्टर को बोला जाता था। तो यहाँ पर हम लोग सिक इंडस्ट्री क्या है, सिक इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या एक्ट बनाए गए थे और सिक इंडस्ट्री के क्या कारण थे, उस समय क्या ऐसी परिस्थितियां थी, ये जानने का मौका मिलेगा। और इसको पढ़ने से हमें ये फायदा होगा कि फर्दर जब हम कोई इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के ऊपर या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे या मेक इन इंडिया के ऊपर चर्चा करेंगे या इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए हम चर्चा करेंगे, तो हमें पता होगा कि आखिर 1980 के डिकेड में ऐसी क्या स्थिति थी जिसके कारण 1991 में एक बड़ा इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल चेंजेस लाने पड़े थे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय इंडस्ट्रीज को क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो एक तो कारण ये था कि लैक ऑफ फाइनेंस। बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिनको फाइनेंस यानी वित्तीय समस्या थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, क्योंकि मार्केट में जितना प्रोड्यूस करके उन्हें बेचने की जरूरत थी और बेच सकते थे, एक तो उस पर बहुत ज्यादा निगरानी होती थी। सरकार जो थी वो कीमतों को पहले से तय कर देती थी। रेगुलेटेड मार्केट था, डीरेगुलेटेड मार्केट नहीं था। मतलब जैसे 1991 में क्या हमने पढ़ा है कि मार्केट को फ्री कर दिया गया था, यानी बाजार जो है उसको ओपन कर दिया गया था, ओपन मार्केट हो गया था। लेकिन उससे पहले क्या था कि किसी प्रोडक्ट को कितना प्रोड्यूस करना है, उसकी कीमत क्या रखी जानी है, यह सरकार तय करती थी और हर सेक्टर में उद्योग लगाने की छूट भी नहीं होती थी। तो कई उद्योग ऐसे थे जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई और वो बढ़ती चली गई। फिर जो प्रोडक्शन की जो पॉलिसी थी, जो मैंने बताया भी आपको कि जो उत्पादन की जो नीति थी वो भी सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उद्योगों को एक तो कितना उत्पादित करना है या किस क्वालिटी का उत्पादित करना है, ये सब सरकार द्वारा नियंत्रित होता था और इसके कारण प्रोडक्शन पॉलिसी भी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा जो इनएप्रोप्रिएट पर्सनल मैनेजमेंट, कर्मचारियों का जो प्रबंधन होता था, जो पर्सनल मैनेजमेंट होता था, जो जिसको अपन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन, वो भी बहुत अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि कभी भी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाता था, मजदूर ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो जाते थे, तो बहुत सारे जो वर्किंग आवर्स होते थे, जो कार्य के घंटे होते थे, ऐसे नष्ट हो जाते थे। तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बना रहता था ऑर्गेनाइजेशंस के भीतर। इसके अलावा जो स्किल्ड लेबर होते थे उनकी भारी कमी होती थी। स्किल्ड लेबर होते नहीं थे क्योंकि जो हमारी जो एजुकेशन की पॉलिसी थी, हायर एजुकेशन की पॉलिसी थी, टेक्निकल एजुकेशन की पॉलिसी थी, वो भी सब एक क्लोज्ड सिस्टम में चलता था। आज जितने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उस समय तो बहुत कम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज होते थे। कुछ ही इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज होते थे जहां पर एडमिशन लेने के लिए बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा
के दौर से गुजरना पड़ता था, तो स्किल्ड लेबर की भी कमी होती थी। तो लोग जो है वो इतने स्किल्ड नहीं होते थे, और जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते थे तो उतनी एफिशिएंसी भी नहीं होती थी उनको। फिर ये हुआ कि क्रेडिट स्क्वीज का मतलब ये हुआ कि बैंकों को जितना बैंकों के द्वारा जो उनको कर्ज दिया जाता था, जैसे जैसे बैंकों की एनपीए बढ़ा, बैंकों का एनपीए बढ़ने लगा तो स्क्वीज हो गया, मतलब वो कम देने लगे, कर्ज भी नहीं देते थे। अगर इंडस्ट्री को कुछ मदद की जरूरत है तो बैंकों पर पहले रेस्ट्रिक्शन होता था कि आप इससे ज्यादा पैसा जो है कर्ज के रूप में नहीं दे सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है कि 1991 से पहले सीआरआर का रेट बहुत हाई हुआ करता था, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर का रेट बहुत ऊंचा हुआ करता था, है ना। तो सीआरआर का ऊंचा होना या एसएलआर का ऊंचा होना या बैंक दर, यानी कि अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्ट पे उनको कर्ज देना है तो उसका रेट भी बहुत ऊंचा होता था। तो इसके कारण से क्या होता था कि जो बैंकों के द्वारा जो कर्ज देने के लिए जो उपलब्ध करेंसी होती थी वो कम होती थी, तो इसके लिए क्रेडिट स्क्वीज हो जाता था, मतलब कम करेंसी होती थी जो उद्योगों तक पहुंच पाती थी। रॉ मटेरियल, इसको लेकर के भी समस्या होती थी। कई बार कुछ ऐसे कच्चा माल होते थे जो इंडिया में नहीं होते थे, उसे बाहर से मंगाना है, बाहर से मंगाना बहुत महंगा पड़ता था क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा होती थी। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया भी तो उसे अगर दूसरे देश में उसकी कीमत ज्यादा मिल रही तो उसे आप भेज नहीं सकते थे क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा होती थी। तो रॉ मटेरियल को लेकर के प्रॉब्लम होती थी, क्रेडिट स्क्वीज को लेकर प्रॉब्लम होती थी, स्किल्ड लेबर की कमी होती थी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ करता था, बैड प्रोडक्शन पॉलिसी थी और लैक ऑफ फाइनेंस भी देखने को मिलता था। साथ में जब 90 के डिकेड में 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, तो उस लिबरलाइजेशन के कारण कई उद्योगों को इससे नुकसान भी हुआ। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थे जिनके पास टेक्नोलॉजी कम थी, जिनके पास स्किल्ड लेबर नहीं था, जिन्होंने अपने प्रबंधन के तरीकों में सुधार नहीं किया, जिन्होंने बदली परिस्थितियों या मार्केट की पोजीशन के अनुरूप अपने आप को बदला नहीं, तो वो इंडस्ट्री जो है और भी घाटे में चले गए। तो ये सब समस्या उद्योगों को ऑलरेडी आ रही थी, तो सरकार ने इसके लिए कुछ एक्ट वगैरह भी बना रखे थे। जैसे देखिए 1985 में 1985 में ऐसे सिक इंडस्ट्रीज के लिए, इनमें सुधार के लिए कोशिश की जा रही थी। तो 1985 में यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाए जाने से पहले ही ऑलरेडी 85 में देखिए सीका एक एक्ट बना था, सीका सिक इंडस्ट्रीज कंपनी एक्ट पारित किया गया था। सिक इंडस्ट्रीज कंपनी एक्ट, ये एक एनडी तिवारी कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि बीमार उद्योगों में सुधार के लिए एक कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो पुरानी बात हो गई। फिर 1987 में एक और एक्ट बना, उसको बोलते थे BIFR यानी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। ये कंपनी के रूप में बनाई गई थी, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसको BIFR नाम दिया। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी होती थी, ये क्या काम करती थी, तो ये देखती थी कि कौन से उद्योगों को घाटा हो रहा है, वो जो है डेफिसिट हो रहा है, उनको उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही, तो उनको मदद करते थे। ये मदद करने के लिए व्यवस्था करते थे, ये भी सरकार ने किया। ये 1987 में ये जो पॉलिसी थी ये BIFR की लाई गई थी। तो ये जो दोनों पॉलिसी है आप देख रहे हैं, ये सब 1991 की पॉलिसी से पहले की है, यानी कि 1980 के दशक में भी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के लिए कोशिश जारी थी, लेकिन जितना प्रभाव उनका पड़ना चाहिए वो पड़ नहीं पाया। फिर आते हैं 1993 में, 1993 में एक गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने बोला कि ये जो BIFR है इसके काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाया जाना चाहिए। तो ये इसके आधार पर गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट जो है इन्होंने भी BIFR में सुधार के लिए बताया। और उसके बाद 1993 में ही एक और इराडी कमेटी आई और इन्होंने बोला कि ये सुधार से काम नहीं चलेगा, आप थोड़ा एक बड़ा बदलाव कीजिए। तो देखिए एक एक्ट बना, उसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल बना दिया। अब वो ट्रिब्यूनल में क्या होता था कि नेशनल कंपनी मतलब जो भी बीमार उद्योग होते थे या सिक इंडस्ट्रीज होते थे वो अपनी बात रख सकते थे।
थे, उनके लेबर से रिलेटेड डिस्प्यूट होते थे, पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट होते थे, तो उन चीजों को एनसीएलटी में लाया जा सकता था। तो इससे सिख इंडस्ट्रीज को अपनी परिस्थिति को इंप्रूव करने का एक मौका दिया गया। लेकिन इससे सब चीजों से कोई बहुत बदलाव नहीं लाया जा सका था। तो मैंने आपको बताया कि 1991 की नई औद्योगिक नीति में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ऐसे उद्योगों के लिए जो कि घाटे में चल रहे थे या जिनको सुधार नहीं किया जा सकता था, जो निजी उद्योग थे, तो या तो उन्हें मर्ज किया गया, दूसरी कंपनी में मर्ज किए गए वो, या फिर उनको किसी बड़ी कंपनी ने खरीद लिया, उन्हें परचेज करके उनमें सुधार करने की कोशिश की, या बहुत से ऐसे छोटे उद्योग थे जो बंद ही हो गए, क्लोज्ड हो गए। कुछ पब्लिक सेक्टर थे जो घाटे में चल रहे थे, तो घाटे में चलने वाले पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्ट किया गया। ये 1991 के बाद ये काम बहुत तेजी से हुआ। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज ये आती है कि आखिर ये सब जो सिख इंडस्ट्रीज थे, तो इनको सिख कैसे डिक्लेयर किया जाता था कि ये कंपनी सिख है, तो उसको डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि इसके लिए एक एक्ट बना था, कंपनीज एक्ट 2002, है ना, जिसको इंप्लीमेंट किया था 2003 में। तो क्या था वो सिख कंपनी एक्ट, उसके बारे में यहां थोड़ी सी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इंडस्ट्रियल कंपनी मींस, द सिख इंडस्ट्रियल कंपनी मींस एन इंडस्ट्रियल कंपनी, यानी बीमार उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता था which accumulated losses in any financial year equal to 50% or more of its average net worth during 4 years immediately preceding such financial year। मतलब क्या है, इसे सरल भाषा में समझते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी का एक्यूमुलेटेड लॉस, यानी कि टोटल लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस इन एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी वित्तीय वर्ष में उस कंपनी के नेटवर्थ मतलब कुल उसका जो वर्थ है, यानी जो संपत्ति है, नेटवर्थ के 50% या उससे ज्यादा हो जाए। नेटवर्थ का मतलब होता है किसी कंपनी की एसेट कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। ये सब इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है, जो आप अगर ये लेक्चर्स को ठीक से सुनेंगे तो आप जरूर समझेंगे और आगे आपको काम आएगा। एसेट मतलब क्या हुआ कि किसी कंपनी के एसेट, यानी कि उसके पास कैपिटल कितना है, पूंजी कितनी है, बैंक में कितना जमा है, उस कंपनी के जो है बिल्डिंग्स कितनी है, उस कंपनी के पास जमीन कितनी है, उस कंपनी ने कितने लोगों को कर्ज दिया हुआ है जो उनका वापस आना है, सब एसेट है। और लायबिलिटी क्या हुई, लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कितने लोगों से कर्ज लिया हुआ है, किन किन लोगों का कर्ज उनके ऊपर है, किन लोगों को उनको देनदारी है, यानी उनको पैसा वापस करना है। तो ये सब क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो एसेट हमेशा क्या होना चाहिए, एसेट ज्यादा और लायबिलिटी कम होनी चाहिए। तो जब एसेट ज्यादा होगा और लायबिलिटी कम होगी तो नेटवर्थ क्या होगा, ज्यादा होगा, नेटवर्थ विल बी मोर। तो एसेट और लायबिलिटी, तो बहुत सारे ऐसे उद्योग हो गए जिनकी लायबिलिटी ज्यादा हो गई, मतलब उनको कर्ज चुकाना है, चुका ही नहीं पा रहे कई सालों तक, उन्हें अपने जिन लोगों से उन्होंने उधार लिया है उनको देना है, जमीन मान लीजिए किसी से लिया लीज पे, उनको पैसा देना है, अब वो कंपनी वापस ही नहीं कर पा रही पैसा, तो उनका क्या हुआ, एसेट कम हो गया, लायबिलिटी ज्यादा हो गई। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो सामान वो बना रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में जितनी कीमत पे वो बेच पा रहे हैं, वो बेच करके जो पैसा आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, घाटे में जा रहे हैं। इन्हें जितना वो लगा रहे हैं, लगाना मतलब क्या हुआ कि जितना मजदूरों को वेतन दिया जा रहा है, जितना रॉ मटेरियल पर खर्च हो रहा है, जितना वो बाजार में बेचने के लिए वो मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं, और प्रबंधन का जो खर्च है, मैनेज करने के लिए जो खर्च कर रहे हैं, वो सब ज्यादा हो रहा है, वो सब ज्यादा हो रहा है। और जो इनकम हो रहा है बाजार में बेचने के बाद वो कम हो रहा है, तो क्या हो गया, घाटा। अब इसमें एक उन्होंने जो एक्ट था 2002 का, उन्होंने कहा कि भाई देखिए इसके लिए एक नियम बना देते, क्योंकि सिख इंडस्ट्री कंपनीज को सरकार क्या करती थी, कुछ मदद भी करती थी, उन्हें इंप्रूव करने के लिए प्रयास भी करती थी, उनको कर्ज दिलाने का भी प्रयास करती थी। तो एक एक्ट बनाना पड़ा कि भाई क्योंकि अगर उद्योग ऐसे ही बंद होते चले जाएंगे तो उसमें जो हजारों लाखों की संख्या
संख्या में जो रोजगार जो लोगों को मिला हुआ है वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये तो एक और अतिरिक्त भारत सरकार के ऊपर पड़ जाएगा। तो सरकार ने इसीलिए ये एक्ट बनाया, कंपनी एक्ट 2002, जिसको अमेंड किया गया था पुराने एक्ट में। तो यहाँ पर जो एक्ट बनाया उसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई कंपनी, यदि कोई उद्योग लगातार 4 वर्षों में, जिस साल में हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे पिछले 4 वर्ष में किसी भी एक वर्ष में, इन एनी 1 ईयर, किसी भी एक वर्ष में अगर उस कंपनी का टोटल लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस, टोटल लॉस किससे, तो नेटवर्थ के 50% या उससे ज्यादा हो जाए। यानी अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 100 रुपए का है, नेटवर्थ मतलब बताया मैंने एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर, तो एसेट ज्यादा होना चाहिए, लायबिलिटी कम होनी चाहिए। अगर लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है तो नेटवर्थ माइनस में चला जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर नेटवर्थ प्लस में ही होता है, एसेट प्लस अगर है, एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो मान लीजिए उसका एक नेटवर्थ हो गया। अब वो नेटवर्थ जो है जिस भी कंपनी का, उसका 50%, 50% क्या हो रहा है, या 50% से ज्यादा उस कंपनी को घाटा हो रहा है। तो नेटवर्थ मान लीजिए 100 रुपया है और किसी पर्टिकुलर ईयर में, यानी पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड देख लेते हैं, किसी पर्टिकुलर ईयर में जाकर के उसका जो घाटा है, किसी फाइनेंशियल ईयर में डेफिसिट है, वो 50% या उससे ज्यादा हो गया। यानी पता चला 50 रुपए का घाटा हो गया, नेटवर्थ 100 रुपए और घाटा 50 रुपए का या 51 रुपए का या 70 रुपए का, 50% या उससे ज्यादा का घाटा हो गया। तो क्या हो गया, ये मान लेंगे कि वो कंपनी जो है वो क्या कहलाएगी, सिक इंडस्ट्री हो जाएगी, यानी बीमार उद्योग का दर्जा उसे दिया जाएगा। फिर सरकार देखेगी कि उस इंडस्ट्री को क्या स्थिति है, सुधारा जा सकता है, क्या उसे टेक्नोलॉजी दी जा सकती है, क्या उसे मदद किया जा सकता है, क्या करना है, ये गवर्नमेंट फिर उसके बारे में सोचेगी। अब दूसरा एक और कंडीशन रखा गया, fail to repay debts within 3 consecutive quarters on demand made in writing for its repayment by a creditor or credits of such company। क्या कहा इन्होंने, अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है 3 क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर 3 महीने का, साल का 4 क्वार्टर होता है, 3-3 महीने का 4 क्वार्टर 12 महीने, लेकिन मान लीजिए कर्ज लिया हुआ है, किसी उद्योग ने कर्ज लिया हुआ है और लगातार 3 क्वार्टर तक कर्ज का जो रिपे है वो कर नहीं पा रही कंपनी। कर्ज का रिपे जो है उसे तो हर क्वार्टर के बाद या हर एक महीने के बाद उसे रिपे करना है, लेकिन ये देखा गया कि बार बार डिमांड करने के बावजूद भी, यानी जिन बैंक से कर्ज लिया या किसी भी फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया, बार बार वो कंपनियां मांग रही हैं और वो उद्योग जो है उन्हें वापस ही नहीं कर पा रहे। और ये बात लगातार 3 क्वार्टर में हो गया, यानी 9 महीने तक ये चलता आ रहा है। तो लगातार 3 consecutive quarters on demand made in writing for its repayment by a creditor और द क्रेडिट्स ऑफ सच कंपनी, और लगातार 3 क्वार्टर तक अगर वो रिपे करने में असमर्थ रहता है तो उसे भी सिक कंपनी में रखा जा सकता है। तो ये 2 कंडीशन आपको बता दिया यहां पर। पहली कंडीशन नेटवर्थ के आधार पर है और दूसरी कंडीशन है कर्ज लेने के बाद उसे वापस नहीं करने की स्थिति के आधार पर है। तो सिक इंडस्ट्री को आप डिफाइन कर सकते हैं। अब सिक इंडस्ट्री को आपने डिफाइन कर दिया, नेटवर्थ की तुलना में 50% या उससे ज्यादा पिछले 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया तो सिक इंडस्ट्री। अगर 3 क्वार्टर तक लगातार जो कर्ज दिया है या जिसने भी कर्ज दिया है उनको अगर वापस नहीं कर पा रहे कर्ज, तो भी सिक इंडस्ट्री। तो इस तरह से जब 1991 की नई औद्योगिक नीति से पहले या उस 1991 की नीति के बाद भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो सिक इंडस्ट्री के अंतर्गत आ गए थे और उनके लिए सरकार ने अलग अलग से नीतियां बनाई, योजना बनाई, उनको मर्ज करने का प्रयास किया, उन्हें इंप्रूव करने का प्रयास किया, कुछ उद्योगों को बेचा गया, कुछ को डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। ये सब जो पॉलिसी थी
थी ये उस समय अडॉप्ट की गई थी। कई ऐसे उद्योग थे जैसे कॉटन इंडस्ट्री के सेक्टर में ये हुआ, जूट इंडस्ट्री में हुआ, शुगर इंडस्ट्री में हुआ, टेक्सटाइल और स्मॉल स्टील इंडस्ट्री में हुआ। इंजीनियरिंग के बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो इस सिक इंडस्ट्री के दायरे में आते थे और उनके लिए भी सरकार ने सिक इंडस्ट्रीज एक्ट को लागू किया और उसके तहत उन्होंने काम किया। तो यहां पर आपको हमने बताने का प्रयास किया क्योंकि सिक इंडस्ट्री के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि इससे फर्दर आप इकोनॉमिक्स को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। धन्यवाद।